Hello students. So in unit 5 law of motion तो हम उसकी हिंट, फिर फॉलिसी ऑफ एरिस्टोटल्स, फिर गैलीलियो के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद हम मोमेंटम के बारे में सीख चुके हैं और मोमेंटम के बारे में एक क्वेश्चन है, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके रिलेटेड एक इल्यूस्ट्रेशन आपके बुक में है, इल्यूस्ट्रेशन 5.1, वो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। अभी जो है इल्यूस्ट्रेशन 5.1 जो वैल्यू है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली बुक में से पढ़ रही हूँ, आप भी बुक में देखो। An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meters per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? Assume that there are no nearby stars to exert gravitational force on him. एक कंडीशन भी आपको दी गई है उसमें, तो हम समझने की ट्राई करते हैं। An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meters per second square. एक एस्ट्रोनॉट है जो एक्सीडेंटली अपने स्मॉल स्पेसशिप में से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद जो है बाहर आ जाता है, लेकिन वो जो स्पेसशिप है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? कांस्टेंट रेट 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जो स्पेसशिप है उसका जो एक्सेलरेशन है, अभी जो मूवेशन कंडीशन है उसमें उसका एक्सेलरेशन जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इतने एक्सेलरेशन के साथ वो मोशन में है और सडनली एक्सीडेंटली वो एस्ट्रोनॉट उसमें से बाहर निकल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप? तो एक्सीडेंटली वो जो स्पेसशिप से बाहर निकल आता है तब एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए एक कंडीशन आपको दी गई है, assume that there are no nearby star to exert gravitational force on him. तो जैसे ही स्पेसशिप में से वो एस्ट्रोनॉट बाहर निकल आता है तब उसका एक्सेलरेशन कितना है। और एक कंडीशन आपको दी गई है कि वो जो एस्ट्रोनॉट है उस पे नियर के जो स्टार्स है उसका कोई ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा। पहले तो जो स्पेसशिप है आपका, स्पेसशिप जो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एस्ट्रोनॉट का आपको फाइंड करना है, एस्ट्रोनॉट उसका एक्सेलरेशन कितना है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और जो एस्ट्रोनॉट सडनली एक्सीडेंटली वो स्पेसशिप से बाहर आ जाता है तब उस पे आजू बाजू के आसपास के जो भी स्टार्स है उसका कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके द्वारा वो एस्ट्रोनॉट पर नहीं लगता। ये कंडीशन है, जस्ट एज्यूम, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? तो हम इनर्शिया और फर्स्ट लॉ के बारे में सीख चुके हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, the body is rest remains continue to rest, and its net external force on a body, then the body get some acceleration, okay। external force उसको मिल जाएगा तो वो मोशन में आ जाएगा, बट जब तक उसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा वो क्या रहेगा? स्टडी कंडीशन में रहेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा तब तक वो स्टडी कंडीशन में रहेगा। तो कुछ वही एग्जांपल, वही लॉ जो है इनर्शिया और फर्स्ट लॉ, वही यूज करके हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो जस्ट इमेजिन
ये क्या हो सकता है इसमें? स्पेसशिप जो अभी मोशन में है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एस्ट्रोनॉट का हमें फाइंड करना है। अब स्पेसशिप, जैसे ही स्पेसशिप में वो एस्ट्रोनॉट बाहर निकल आता है, ठीक है, तब स्पेसशिप तो हमारे लिए कुछ काम का रहा नहीं, ठीक है। अब हमें फोकस किस पे करना है? तो एस्ट्रोनॉट पे फोकस करना है। क्लियर? तो एस्ट्रोनॉट, अब यहाँ पे देखो स्पेस में देयर आर नो ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। आसपास के जो स्टार्स है वो भी उस पे कुछ इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स एस्ट्रोनॉट पे जो भी, जैसे वो स्पेसशिप से बाहर निकला तो इनिशियल उसका जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वही रहेगा, लेकिन इनिशियल कितना है वही नहीं पता हमारा। लेकिन इतना ही याद रखो कि इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल स्पीड, इनिशियल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या रहता है? जीरो और कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन वो जीरो कंडीशन में से कुछ एक्सेलरेशन के साथ आएगा, वो एक्सेलरेशन कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो जैसे ही वो शिप में से बाहर आता है तो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। दैट मीन्स वो जितनी भी स्पीड के साथ, जितनी भी एक्सेलरेशन के साथ बाहर आएगा, वो एक्सेलरेशन वो जब तक नीचे आएगा तब तक कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कि फॉर एग्जांपल ये हमारी शिप है, उसमें से एस्ट्रोनॉट यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे जो स्टार्स है, ये सारे स्टार्स है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो जैसे ही बाहर आएगा तो वो सीधा ही आएगा कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सम स्टार्स और अदर planets on the astronaut. So the acceleration of the astronaut is constant. Clear? ये इमेजिन करना है आपको। स्पेसशिप से वो एस्ट्रोनॉट बाहर आया, फिर उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही आएगा। क्लियर? तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर बुक में आपको दिया है, वही आपको देख के लिखना है। क्लियर? दूसरा, हम मोमेंटम के बारे में सीख चुके हैं। अभी हमने इलस्ट्रेशन 5.1 के बारे में डिस्कशन किया है। चलो अभी मोमेंटम के बारे में हम सीख चुके हैं। P इज इक्वल m इंटू वी, ये इक्वेशन हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? तो P इज इक्वल m इंटू वी, तो मोमेंटम के लिए एक शॉर्ट इक्वेशन पूछा जाता है। मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये, मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, क्वेश्चन मार्क। ये शॉर्ट इक्वेशन या फिर JEE में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम के बारे में हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं कि कार और ट्रक, ये एग्जांपल लिया था मोमेंटम सीखने के लिए, व्हाट इज मोमेंटम ये जानने के लिए हमने, ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्टोन और बिग स्टोन वो भी लिया। फिर गन का हमने एग्जांपल देखा है, ठीक है। गन के बाद, तो गन में से ये हमें क्लियरली मिलेगा कि मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए अगर मोमेंटम आप अच्छे से समझ गए हो तो, बिकॉज तो वो देख रहे हैं हम, मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन है, शॉर्ट मार्क्स में आता है। तो इसका आंसर के लिए हमारे पास दो इलस्ट्रेशन है। इससे बहुत एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो दो इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिए गए हैं उसके हिसाब से सीखते हैं, बड़ी आसानी रहेगी आपको। तो पहला, तो मान लो ये गन है आपकी, ठीक है, ये गन है। अभी देखो इसमें से बुलेट जो है वो बाहर निकलेगी ऐसा, ठीक है। तो बुलेट के पास अपना मास होगा और जब वो मोशन में आएगी तो क्या आएगी? वेलोसिटी।
दैट मीन्स मास इनटू वेलोसिटी इट गिव्स मोमेंटम, राइट। तो ये जो मोमेंटम है, जब वो मोशन में बुलेट आएगी तो मोमेंटम तो आ ही जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, इट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो देखो, जैसे ही आप अपनी गन चलाओगे कोई भी डायरेक्शन में, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, चलो मैंने ऐसे चला लिया गन, ठीक है, जिसमें से बुलेट निकली और गई। तो आपको नोटिस ये करना है यहाँ पे कि अगर यहाँ से आप इस डायरेक्शन में बुलेट गन चला रहे हो तो आपको बुलेट की डायरेक्शन देखनी है कि वो जो डायरेक्शन में आप गन को फोर्स दे रहे हो उसी डायरेक्शन में जा रही है या उसके अलावा कोई और डायरेक्शन में जा रही है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा कि वो कोई जो भी फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो डायरेक्शन है वो मोमेंटम के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। तो उस पे से हम आंसर दे सकते हैं। आपको आइडिया आ गया होगा, स्केलर और वेक्टर। ओके, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड सेकंड एग्जांपल, तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने ये प्रैक्टिकल तो किया ही होगा कि ये हमारा, मान लो ये हैंड है हमारा, ठीक है, और एक स्ट्रिंग है जिसमें बॉल लगा है और उसको हम ऐसे राउंड घुमाते हैं। ये प्रैक्टिकल है, आप वैसे कर सकते हो। स्ट्रिंग में कोई पत्थर, स्टोन और बॉल कोई भी लेके आपको ऐसे 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 घुमाना है, और हमने ये प्रैक्टिकल किया भी है, बचपन में हम बहुत ऐसा खेलते थे, ठीक है। तो इसमें आपको नोटिस क्या करना है, तो हाथ है आपका, हैंड जो है उसमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे स्टोन है। जब तक आप घुमाने की ट्राई नहीं करते, दैट मीन्स आप एक्सटर्नल फोर्स यहां से नहीं देते, तब तक स्टोन एज इट इज कंडीशन में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो स्ट्रिंग है, मैं इसको ऐसे पहले लेफ्ट के हिसाब से मैं घुमा रही हूं ऐसे। तो नोटिस आपको ये करना है, अगर आप लेफ्ट के हिसाब से स्टोन को घुमा रहे हो तो स्टोन कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जो डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हो उसी डायरेक्शन में घूम रहा है या उसके अपोजिट घूम रहा है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, जो डायरेक्शन में हम, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्टोन भी घूमेगा, और ऐसे ऐसे जैसे 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 हम फोर्स देते जाएंगे उसी डायरेक्शन के हिसाब से स्टोन भी घूमता जाएगा। अब स्टोन के पास अपना मास है और जैसे वो मोशन में आएगा दैट मीन्स वेलोसिटी आ जाएगी उसके पास, मास इनटू वेलोसिटी इट गिव्स मोमेंटम। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव होना चाहिए, ये मास और ऐसे ऐसे जाएगा तो मोमेंटम आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो मास इनटू वेलोसिटी इट गिव्स मोमेंटम। तो अभी आपको ये दो एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम इज अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई, बिकॉज it is depend on force, it is depend on force। फोर्स जो भी डायरेक्शन में आप दोगे मोमेंटम उसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का। क्लियर, एंड इफ अ फोर्स इज हाई द मोमेंटम इज आल्सो हाई, फोर्स इज लो द मोमेंटम इज आल्सो लो। ओके, सो वी कैन से दैट द चेंज इन फोर्स देन द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा, आंसर लिख लेते हैं, वैसा आइडिया तो आ ही गई होगी ना। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। It is depend on a force. It is depend on a force. If the change in force, then the change in momentum.
क्लियर? सो आपको ये सिर्फ याद रखने के लिए, क्योंकि इसके रिलेटेड एमसीक्यू आपको आ सकता है। सो हमारा क्वेश्चन था मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर हमारा मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। इट इज डिपेंड ऑन फोर्स, जो भी डायरेक्शन में मिलेगा उसके हिसाब से द चेंज इन फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम। आप फोर्स चेंज करोगे तो मोमेंटम भी आपका चेंज होगा। क्लियर? तो ये रहा आपका आंसर ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए IMP है। क्लियर? अब फोर्स जो है यहाँ पे मोमेंटम इज डिपेंड ऑन अ फोर्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक फोर्स के बारे में सीखेंगे विच इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तब तक ये अच्छे से समझ लो। थैंक यू।